दोस्तों, वीर गाथा के 26वें भाग में आज हम आ पहुंचे हैं महोबा के इतिहास के उस अध्याय पर जिसमें महोबागढ़ का इंदलगढ़ राज्य से भीषण संग्राम हुआ और ये भीषण संग्राम गवाह बना महोबा के राजकुमार ढेबा और इंदलगढ़ की राजकुमारी पुष्पा के विवाह का। इस कहानी के पिछले भाग में आपने जाना कि इंदलगढ़ के महाराज निर्भय सिंह चौहान के आदेश पर नाई और इंदलगढ़ के बड़े राजकुमार जोध सिंह राजकुमारी पुष्पा का विवाह प्रस्ताव लेकर पूरे भारतवर्ष की यात्रा पर निकलते हैं। लेकिन युद्ध की कठिन शर्तों के कारण भारतवर्ष का कोई राजा या राजकुमार कुमारी पुष्पा के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है। फिर अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव में जोध सिंह कन्नौज राज्य की तरफ जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी मुलाकात महोबागढ़ के प्रधान सेनापति आला के छोटे भाई उदल से होती है। उदल पहले से ही कुमारी पुष्पा और अपने भाई ढेबा के बीच चल रहे प्रेम से परिचित थे और उन दोनों के प्रेम का सम्मान करते हुए उदल जोध सिंह से महोबा में कुमार ढेबा के लिए कुमारी पुष्पा का विवाह प्रस्ताव मांगते हैं। लेकिन जोध सिंह महोबा और बनाफर वंश का अपमान करते हैं। अपनी मातृभूमि महोबा के लिए अपमानजनक शब्द सुनकर उदल का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। फिर उदल इंदलगढ़ के राजकुमार जोध सिंह को युद्ध के लिए ललकारते हैं और जोध सिंह को युद्ध में पराजित करके जोध सिंह से राजकुमारी पुष्पा का विवाह प्रस्ताव छीन लेते हैं। अब आगे उदल ने इंदलगढ़ के राजकुमार जोध सिंह को पराजित करके उसे बंदी बना लिया और उससे कुमारी पुष्पा का विवाह प्रस्ताव छीन लिया। फिर उसे लेकर अपने राज्य महोबागढ़ की तरफ चल दिए। महोबागढ़ की सीमा में पहुंचकर उदल ने जोध सिंह को बंधनों से मुक्त कर दिया और जोध सिंह को पूरे सम्मान के साथ लेकर महोबा के दुर्ग में पहुंचे और आदर के साथ उदल ने जोध सिंह को अपने कक्ष में ठहराया। उदल ने अपने कक्ष में जोध सिंह का पूरा आदर सत्कार किया। जोध सिंह का उचित सत्कार करके उदल अपनी माता देवलदी के पास पहुंचे। माता देवलदी ने उदल को अपने पास बिठाया और आने का कारण पूछा। तब उदल ने इंदलगढ़ की राजकुमारी पुष्पा का विवाह प्रस्ताव स्वीकार करने का सारा वृत्तांत विस्तार से अपनी माता देवलदी को बताया। उदल की बात सुनकर माता देवलदी ने बड़े पुत्र और महोबा के प्रधान सेनापति आला को अपने पास बुलवाया। माता का संदेश पाते ही आला तुरंत माता देवलदी के पास पहुंचे। तब माता देवलदी ने उदल द्वारा ढेबा के लिए इंदलगढ़ की राजकुमारी पुष्पा का विवाह इंदलगढ़ के राजकुमार जोध सिंह से छीन लेने की बात आला को बताई। माता देवलदी की पूरी बात सुनकर आला चुप हो गए और बिना बोले उठकर वहां से चले आए, क्योंकि महोबा के कूटनीतिज्ञ सेनापति आला इस विवाह के पक्ष में कतई नहीं थे। क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो पहले ही महोबा राज्य की चौहान शासक महाराज पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी थी। खैर, दिल्ली तो फिर भी दूर है, लेकिन इंदलगढ़ तो महोबा के पास में ही है। अब एक और चौहान शासक निर्भय सिंह से दुश्मनी लेने के आला कतई पक्ष में नहीं थे। इसीलिए फिर आला ने अपने भाइयों और महोबा के सभी सभासदों की बैठक बुलाई और आगे की योजना पर विचार करना शुरू कर दिया। अपने भाइयों और सभासदों से विचार विमर्श करने के बाद आला इस नतीजे पर पहुंचे कि चूंकि अब उदल विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर ही चुके हैं तो कुमारी पुष्पा का टीका ढेबा पर चढ़ा दिया जाए, क्योंकि अगर अब टीका लौटा तो महोबा की घोर बेइज्जती होगी और महोबा कायरों का प्रांत कहा जाएगा। अब विचार विमर्श के बाद आला ने अगले दिन अपने भाई ढेबा के लिए टीका चढ़ाने की तैयारी करने का आदेश दे दिया। अब महोबा नगर को सजाया जाने लगा। सड़कों को पानी से साफ किया गया। महोबा के दुर्ग को तरह तरह के फूलों से सजाया गया और कुमार ढेबा के टीका में सम्मिलित होने के लिए राज्य के सभी गणमान्य व्यक्तियों को सम्मिलित होने का राजकीय आदेश दे दिया गया। खैर, अगले दिन दोपहर के बाद कुमार ढेबा के लग्न का कार्यक्रम आरंभ हुआ। जोध सिंह को कार्यक्रम स्थल तक लाने के लिए स्वयं महोबा के युवराज वीर ब्रह्मकुमार उदल के आवास पर पहुंचे और जोध सिंह को पूरे राजकीय सम्मान के साथ लेकर कार्यक्रम स्थल पर आए।
वहां कार्यक्रम में इंदलगढ़ के राजकुमार जोध सिंह ने ढेबा को पान खिलाकर औपचारिकताएं पूरी की। फिर ऊदल ने 10,000 सोने की असरफियां अपने भाई ढेबा पर न्यौछावर करके इंदलगढ़ से आए नाई और नेगियों को भेंट कर दी। अब महुआ के राजकुमार ढेबा और इंदलगढ़ की राजकुमारी पुष्पा का विवाह होना तय हो चुका था। खैर, कुल मिलाकर अब तक सभी कार्यक्रम बड़ी कुशलता से हुए, लेकिन अब आगे क्या होने वाला है। आज चंदेल राज परमार के मझले बेटे ढेबा का टीका चढ़ा है, इसीलिए पूरा महुआ नगर खुश है। आज महलों में बड़ी बहू मछला ने स्त्रियों के लिए मंगलगान कार्यक्रम का आयोजन किया है। महलों की सभी स्त्रियां आज मंगलगान कर रही हैं। इस खुशी के अवसर पर युवराज ब्रह्म कुमार अपने राज्य के सभी राज कर्मचारियों को स्वर्ण मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। पूरा नगर कुमार ढेबा के विवाह तय होने की खुशी में झूम रहा है। महुआ नगर का वातावरण ऐसा हो गया है मानो आज पूरा महुआ दिवाली के रंग में डूबा हुआ है। घर घर में घी के दिए जलाए जा रहे हैं। आज महुआ नगर की छटा देखते ही बनती है। लेकिन इस खुशहाल माहौल में महुआ के दुर्ग में एक व्यक्ति बड़ी ही कुटिलता से मुस्कुरा रहा है। उसकी कुटिल मुस्कुराहट से साफ दिख रहा है कि राहु चंद्रमा पर ग्रहण लगाने के लिए आतुर है। और वो व्यक्ति है आला और ऊदल का मामा मायल। आखिर अब मायल के मन में क्या चल रहा है? आखिर अब मामा मायल कौन से नए षड्यंत्र का दांव खेलने वाला है? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। बस बने रहिए मेरे साथ। आप सुन रहे हैं मातृभूमि पर मर मिटने वाले वीरों के सुर्ख लाल खून से लिखी गाथा, वीर गाथा को। और आप सुन रहे हैं मेरे साथ ब्रज की पावन भूमि से विवेक की कहानियां, यानी क्रिएटिव कहानियों की पेशकश वीर गाथा आला और ऊदल की। दोस्तों, आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो कृपया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके अथवा क्रिएटिव कहानियां चैनल के पेज पर जाकर अवश्य देख लें। धन्यवाद। जय मां भारती, जय महुआ भूमि। खैर, इंदलगढ़ के राजकुमार जोध सिंह महुआ में कुमार ढेबा को कुमारी पुष्पा का टीका चढ़ाकर और फिर महुआ से विदा लेकर अपने राज्य इंदलगढ़ पहुंचे और सिर झुकाकर अपने पिता और इंदलगढ़ के महाराज निर्भय सिंह के सामने राज दरबार में प्रस्तुत हुए। जोध सिंह को देखकर राजा निर्भय सिंह ने पूछा, हमारी पुत्री पुष्पा का टीका कहां चढ़ाकर आ गए? तब जोध सिंह ने अब तक की सारी घटना विस्तार से अपने पिता महाराज निर्भय सिंह को बता दी। ये सुनकर निर्भय सिंह शांत हो गए। अब राजा निर्भय सिंह कुछ बोलने ही वाले थे कि तब तक आला और ऊदल का मामा मायल भी वहां इंदलगढ़ के राज दरबार में आ गया। दोस्तों, आला और ऊदल का मामा मायल महुआ के सम्मान को धूमिल करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। वो पूरी तरह से इस फिराक में रहता था कि जैसे भी हो वैसे महुआ के यश को कलंकित किया जाए। और अब उसके हाथ में महुआ के यश को अपयश में बदलने का एक मौका आ गया था। पुरई के सरदार मायल को अपने राज दरबार में देखकर इंदलगढ़ नरेश ने राज दरबार की कार्रवाई अगले दिन के लिए स्थगित कर दी और वो मायल को लेकर एकांत में अपने राजकीय बगीचे में पहुंचे और इंदलगढ़ आने का कारण पूछा। तब मायल बोला, मैं सैलानी फिरू घूमता देश परदेश में घूमा जाए, कई जगह राजों से मैंने आपका जिक्र सुना है आन। इंदलगढ़ के राजा कहिए जिसकी जात घनी चौहान, करे बुराई राजा सारे उनकी डूब गई तलवार, करी सगाई बनाफरों में और कोई नहीं रहा सरदार। अर्थात इंदलगढ़ नरेश महाराज निर्भय सिंह चौहान के पूछने पर उरई नरेश मायल बोला, महाराज, मैं तो देश विदेश घूमता ही रहता हूँ, लेकिन जब मैंने भारतवर्ष के कई राजाओं के मुंह से सुना कि
परमवीर चौहान शासक निर्भय सिंह ने अपनी इकलौती प्राणों से प्यारी बेटी कुमारी पुष्पा का विवाह महोबागढ़ में चंदेल राज परमाल के नौकर ढेबा से तय कर दिया है, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि परम प्रतापी महाराज निर्भय सिंह ऐसा भी कर सकते हैं। महाराज, मुझे तो इस बात पर कतई यकीन नहीं है महाराज कि आप अपनी कन्या का विवाह इन नीच बनाफरों में कर देंगे। इंदलगढ़ नरेश निर्भय सिंह मायल की कटुता भरी बातों को सुनकर क्रोध में आग बबूला हो गए और दांतों को पीसते हुए बोले, मायल, जवान संभाल कर बोलो, नहीं तो अभी तुम्हारा सर धड़ से अलग जमीन पर पड़ा होगा। निर्भय सिंह को इतने भयंकर उत्तेजित देखकर मायल बोला, महाराज, ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें तो भारत वर्ष के सभी राजा कह रहे हैं महाराज। इसीलिए महाराज आप क्रोध छोड़ें, ठंडे दिमाग से काम लें महाराज। मायल को कुटिलता पूर्वक हंसता देख फिर राजा निर्भय सिंह मायल से बोले, मायल, स्पष्ट बोलो, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? तो मायल बोला, महाराज, अब महोबावासी बारात लेकर आपके राज्य इंदरगढ़ जरूर आएंगे और आप वहीं जन्माशय में आग लगवा देना, जिससे ये सारे बनाफर मारे जाएंगे और इस प्रकार आप बिना लड़े ही विजयी हो जाएंगे महाराज, विजयी हो जाएंगे। इस प्रकार राजा निर्भय सिंह को अपने षड्यंत्रों का पाठ पढ़ाकर मायल इंदरगढ़ से विदा लेकर वहां से चला आया। मायल बहुत ही दुष्ट और कुटिल था, उसका इससे भी मन नहीं भरा। अब वो अपना आगे का षड्यंत्र रचने पिथौरागढ़ अर्थात दिल्ली की तरफ चल दिया और 2 दिन का सफर तय करके दिल्ली के महाराज पृथ्वीराज चौहान के दुर्ग में पहुंचा। अचानक अपने दुर्ग में मायल के उपस्थित होने की सूचना पाकर महाराज पृथ्वीराज चौहान का दिमाग ठनका और वो मायल से मिलने तुरंत अपने अतिथि गृह में आए और मायल से आने का कारण पूछा। तब मायल बोला, महाराज, गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। आज आप जैसे प्रतापी सम्राट के रहते चौहान वंश कलंकित हो गया महाराज, आज चौहान वंश कलंकित हो गया। तो पृथ्वीराज चौहान बोले, आखिर ऐसा क्या हो गया मायल, जो तुम दिल्ली चले आए? तो मायल बोला, महाराज, आपके चौहान भाई इंदरगढ़ नरेश राजा निर्भय सिंह के बेटे जोत सिंह से उस दुष्ट बनाफर उदल ने राजकुमारी पुष्पा का विवाह प्रस्ताव जबरन छीन लिया महाराज, और कुमारी पुष्पा का टीका परमाल के नौकर ढेवा के लिए चढ़वा दिया है महाराज। बड़ा गजब कर दिया उदल ने महाराज, आज चौहानों की इज्जत खत्म हो गई महाराज। मायल की इस बात का वर्णन अलैद बड़े ही रोचक ढंग से करते हैं। हाल न पूछो अब माहिल का, मुझसे हाल कहा ना जाए। जुल्म बीत गई परलय हो गई, अब कुछ रहा ठिकाना ना आए। निर्भय सिंह के जोधा सिंह ने बट्टा कुल पर दिया लगाए। भारत के लड़के उसको मर गए, महुआ करी सगाई जाए। टीका छीन लिया उदल ने और ढेबा पर दिया चढ़ाए। ब्याहन आए इंदरगढ़ में, जिनकी जाति बना पर राय। कई जगह में होकर आया, सबने यही सुनाया हाल। बदनामी सुनकर राजों की मुझको आया यही ख्याल। क्या कोई लड़का चौहानों में किसी देश में पाया ना आए। हुई बदनामी चौहानों की, ओ महाराज पिथौरा राय। अब दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने जब यह सुना कि चौहान वंश की बेटी
और इंदरगढ़ की राजकुमारी पुष्पा का विवाह प्रस्ताव उदल ने जबरदस्ती छीन लिया है। ये सुनकर राजा पृथ्वीराज चौहान क्रोध में तमतमा गए। उनकी आंखों में शोले धधक उठे। फिर पृथ्वीराज चौहान मुट्ठी भींचते हुए मायल से बोले, निर्भय सिंह है भाई हमारा, जिसका गोत्र धनी चौहान, वो रहता है इंदरगढ़ में, हम रहते दिल्ली दरमियान। बात गजब की ऐसी पड़ गई, अब कुछ रहा ठिकाना ना। अर्थात दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान क्रोध में मायल से बोले, तो बताओ मायल, अब इस अपमान का धब्बा धोने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तब मायल कुटिल हंसी हंसते हुए बोला, महाराज, आप तो स्वयं ही धर्म ध्वज रक्षक हैं महाराज। आपको अपने राजधर्म का भली भांति ज्ञान है महाराज। फिर भी आपने मुझसे पूछा है, तो मेरे हिसाब से आपको अपने गोत्र भाई इंदरगढ़ नरेश महाराज निर्भय सिंह की सैन्य सहायता अवश्य करनी चाहिए। और अगर चौहान वंश की लड़की उस नीच बना फर के यहाँ पहुँच गई, तो महाराज निर्भय सिंह की कम आपकी पगड़ी ज्यादा उछलेगी महाराज। मायल इस प्रकार चौहान राजा निर्भय सिंह चौहान और पृथ्वीराज को भड़काने लगा। इधर चतुर और दुष्ट उरई नरेश मायल चौहान राजाओं को महोबा के विरुद्ध लामबंद कर रहा था। उधर महोबा में मायल के षड्यंत्रों से अनजान कुमार ढेबा के विवाह की तैयारियां हो रही थीं। महोबा में राजा परमाल के आदेश पर चारण जगनिक ने सभी संबंधियों, कुटुंबियों और महोबा के मित्र राज्यों में ढेबा के विवाह का निमंत्रण पत्र भिजवा दिया। धीरे धीरे ढेबा के विवाह की तारीख निकट आ रही थी और धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जब ढेबा की बारात प्रस्थान होने को थी। कुमार ढेबा की बारात की तैयारियों की जिम्मेदारी उदल और युवराज ब्रह्म कुमार स्वयं कर रहे थे। ढेबा की बारात का वर्णन अलग बड़े ही रोचक ढंग से करते हैं। अरे सजत लश्कर गढ़ महोबे में, मित्रों ध्यान बिसर नहीं जाए, तो पे चढ़ गई हैं चरखिन पे, तो पे चढ़ गई हैं चरखिन पे, जिनमें लाल ध्वजा फहराए, धधक धधक के बिजली धधके, और तलवारें चमके भैराए, हाथी सज गए हैं एक दंता, द्विदंता फिर लेन लगाए, घोड़ा साजत है लश्कर में, घोड़ा साजत है लश्कर में, जो मलमल प्रथम दहन वाय। अर्थात उचित समय आने पर कुमार ढेबा की बारात पूरी तैयारी के साथ इंदलगढ़ की यात्रा करने के लिए तैयार हो गई। ढेबा की बारात में 1 लाख पैदल सैनिकों के साथ हाथी सेना और घुड़सवार सेना भी तैयार थी। इस बारात में आगे आगे दूल्हा बने ढेबा हाथ में तलवार लेकर चल रहे थे। पीछे पीछे स्त्रियां मंगलगान करती हुई चल रही थी। खैर, कुआ पुजाई की रस्म पूरी होने के बाद अब बारात के प्रस्थान होने की तैयारियां होने लगीं। तब तक मलिखान पूरे दल बल के साथ सिरसागढ़ से अपने भाई ढेबा की बारात में सम्मिलित होने के लिए महोबा आ गए। अब ढेबा की बारात महोबा के दुर्ग से निकलने लगी, लेकिन तब तक कन्नौज से युवराज लाखन अपनी 1 लाख की सेना के साथ अपने परम मित्र आला के छोटे भाई ढेबा की बारात में सम्मिलित होने के लिए महोबा आ गए। अब ढेबा की बारात में सबसे आगे आला, उदल और कन्नौज के युवराज लाखन 1.5 लाख घुड़सवारों के साथ आगे बढ़ रहे थे। बीच में 8 कहारों की सजी हुई पालकी में ढेबा बैठे थे। इस पालकी के दाईं ओर युवराज ब्रह्म कुमार और बाईं ओर ताला सैयद अपने 1 लाख पैदल सैनिकों के साथ चल रहे थे और सबसे पीछे मलिखान हाथियों के दल को दिशा निर्देशित करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। ढेबा की बारात के विषय में कहा जाता है, अरे कुछ को डंका बाजत जाबे, मानो इंदरगढ़ में शमशीर होए घमसान,
धूल उड़े और नभ में छावे भव अंधियारो कछ दिखे ना है। खैर, कुमार ढेवा की बारात पूरी तैयारी के साथ महोबा से 7 दिन का सफर तय करके इंदरगढ़ पहुंची। लेकिन अब आगे क्या होने वाला है? कहानी यहीं नहीं रुकेगी, कहानी आगे बढ़ेगी, लेकिन इस कहानी के अगले भाग में। तब तक बने रहिए पूरे सपोर्ट के साथ आपके अपने चैनल क्रिएटिव कहानियां यानी विवेक की कहानियों पर। आप सुन रहे हैं ब्रज की पावन भूमि से, मातृभूमि पर मर मिटने वाले वीरों के सुर्ख लाल खून से लिखी गाथा, वीर गाथा को नमस्कार। जय मां भारती, जय महोबा भूमि, जय माता शारदा।